अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट और मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल खान। आज की सुबह का आगाज़ जो है वो बड़ा एक एनर्जी के साथ हुआ, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही एक खुशखबरी मिली। और वो जो खुशखबरी है ना, वो बड़ी ज़बरदस्ती मिली। बड़ा देरीना एक ख्वाब था, वो पूरा हो गया। वो हर चीज़ नहीं बताई जाती, लेकिन ये बता रहा हूँ कि सुबह उठकर अगर आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ मिल जाए ना, तो फिर आपका दिल ऐसा होता है कि बस आज मैंने सारे काम फ्री में करने, आज मैंने डेडिकेशन के साथ काम करना है, आज मुझे आज मोटिवेशन के साथ काम करना है। नहीं, वो जो गुड न्यूज़ है वो अच्छी है, ये सिर्फ हाथ की हद तक अच्छा गुड न्यूज़ है ना, न्यूज़ के साथ गुड लगा हुआ है, वो ज़िंदगी के अंदर बड़ा अच्छा जो है वो काम होने जा रहा है। अच्छा, एक बताने का मकसद ये कि आप अगर उठते हैं और आपको अच्छी न्यूज़ मिल जाती है कि आज आपके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए हैं, अगर एफबीआर पीछे ना टैक्स पे किया हुआ है, तो आप ये कहते हैं कि हाँ बस ठीक है, आज मैं जॉब पे भी अच्छा रहूंगा, लोगों के साथ भी अच्छा रहूंगा। नहीं, तो जब 50 करोड़ आ जाएंगे तो फिर जॉब की क्या जरूरत है, मुझे ये पता है। गुड वन। तो को-होस्ट के साथ भी अच्छा रहूंगा, अम्मा अब्बा के साथ भी अच्छा रहूंगा, बहन भाइयों को भी जरा प्यार से बात करूंगा, तो मूड अच्छा हो जाता है। तो ये सोचें कि अच्छा फ्यूचर आने वाला है, सिक्योर करके कहीं रखा हुआ है, तो आपका मूड ऑटोमेटिकली थोड़ा सा स्विंग होना कम होगा और अच्छा हो जाएगा। वैसे बहुत अच्छी बात बोली है, हाय काश के मेरे अकाउंट में 50 करोड़ आ जाए, बस एफबीआर पीछे ना आए। मगर वो पैसे आएंगे कहाँ से, ये सवाल है। अच्छा जी, इसी अच्छी बात का आगाज़ करेंगे। अच्छी अच्छी बातों से तो वैसे आगाज़ हो गया है, पैसों की बात हो और आगाज़ अच्छा ना हो तो यह हो नहीं सकता। अच्छा जी, मोहब्बत और नफ़रत, ये दो जज्बात इंसान की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि मोहब्बत बांटने से बढ़ती है और नफ़रत बांटने से कम होती है? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। मोहब्बत की वजह से हमारी पाकिस्तानी कौम की आबादी में भी इजाफा हो रहा है माशाल्लाह से, और नफरतों की वजह से मुझे पता था ये बात होगी। खैर, बहरहाल उसको नहीं सोचते हैं। आप अच्छी बात पे कॉन्सेंट्रेट हाँ, ये कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम दूसरों के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं तो वो मोहब्बत हमारे दिलों में और भी गहरी हो जाती है। एग्जैक्टली, ये एक ऐसा जादू है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है, दिलों को करीब लाता है और जिंदगी खूबसूरत बना देता है। भाई एग्जैक्टली ऐसा है। बिल्कुल ऐसे। बहुत प्यारी बात आपने की, ये दो ही जज्बे होते हैं। अच्छा, नफरत की अगर बात करें, नफरत न सिर्फ दिलों में फासले पैदा कर देती है, बल्कि एक ऐसी दीवार बन जाती है जो न सिर्फ हमारे ताल्लुकात को तोड़ती है, बल्कि हमारी अपनी रूह को भी ना मुतासिर कर देती है। मतलब आप अंदर से एक मैलापन फील कर रहे होते हैं। इसको एग्जाम्पल अगर दे दूँ मैं, कि आप किसी के खिलाफ कोई साजिश करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, या उस पर हंसते हैं, उसकी बैक बाइटिंग करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, या कोई मुनाफिकत वाला काम करते हैं, तो आपको थोड़ी देर तक तो बड़ा मजा आ रहा होता है गॉसिपिंग में, बिचिंग में और तमाम चीज़ों में। लेकिन आप कभी अकेले बैठते हैं तो आप ये सोचते हैं कि यार मैं अब इसी काम के लिए रह गया हूँ, मेरे अंदर भी नेगेटिविटी है, मेरे आसपास भी लोग नेगेटिव हैं। आप अपने अंदर ना एक अजीब सी नेगेटिव फीलिंग महसूस कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं, जब नफरत फैलाते हैं या करते हैं और मुंह पर अच्छा अच्छा, पीठ पीछे बुरा बुरा, और बैक जिस तरह से बुलाने का, बैक बाइट, बिचिंग और पता नहीं क्या गॉसिपिंग वगैरह, नफरत एक टाइम पर ना आपको बहुत अच्छी लग रही होती है, मगर उसका जो पीरियड है ना वो बहुत छोटा सा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब वो पीरियड गुजर जाता है ना, तो फिर आप तन्हा रहते हैं, फिर आप पर कोई बिलीव नहीं करता, आपकी फैमिली हो, दोस्त हो, अहबाब हो, फिर आपका ट्रस्ट डेवलप करने का उनके साथ रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर आप इतनी जद्दोजहद करते हैं कि भाई काश कि कोई मुझे ट्रस्ट कर ले। तो भाई मोहब्बत फैलाएं, खुश रहें, चाहे वो अपने ख़ानदान के लिए हो, दोस्तों के लिए हो, या हत्ता कि अजनबियों के लिए। तो हम एक खुशगवार माहौल पैदा करते हैं जहाँ अमन और हम आंख की परवान चढ़ती है। मोहब्बत का ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि जितना ज़्यादा देंगे उतने ही ज़्यादा मोहब्बत हमारे पास आती है, रिटर्न होती है। बिल्कुल, लेकिन मोहब्बत जो है वो आपने बड़े खुलूस के साथ और ईमानदारी के साथ देनी है। अच्छा, एक चीज़ ये कि आप जैसे किसी के साथ नफरत करते हैं तो ऑब्वियसली एक जुमला बड़ा मशहूर है ना कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त। तो जब आप उसके साथ दोस्ती करते हैं किसी दुश्मन के साथ, तो उसकी अगर बातें आगे पहुंचा रहे होते हैं या उसकी बातों को लीक आउट कर रहे होते हैं या ट्रस्ट को जो है वो ब्रेक कर रहे होते हैं, तो आप ये बात याद रखिएगा कि जिस वक्त आप किसी दुश्मन के साथ दोस्ती कर रहे हैं ना, तो वो बंदा भी याद रखिएगा कि जब ये इसके साथ धोखा कर सकता है, इसकी वॉइस नोट, इसकी चीज़ें, इसकी बातें, इसकी तस्वीर, इसके बैंक डॉक्यूमेंट्स, इसकी कोई भी ऐसी चीज़ जो ट्रस्ट तोड़ने के उसमें, तो कल को ये मेरा भी कर सकता है। तो वो कभी आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। वो आपने बहुत प्यारी बात की कि आप ट्रस्ट खो देते हैं और बहुत लंबा सफर होता है। बहरहाल मोहब्बत, नफरत पर तो देखें जाहिर सी बात होगा, मगर मोहब्बत किस तरह से बांटी जाए। एक मुस्कुराहट जो कि सदका जारिया भी है, और हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो सीरत है वो हम अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो हमें फिर कोई मुश्किल नहीं आएगी।
और मुस्कुरा के करें, किसी के साथ गलत बयानी ना करें। अच्छा जी, क्योंकि हकीकी खुशी इसी में है कि भाई साथ मिलकर रहें, खुश रहें, हम मोहब्बत बांटें, हम मोहब्बत का चिराग रोशन करें और नफ़रत की तारीकी को दूर करें। अच्छा, ये डिफरेंस देख रहे हैं, तारीकी चिराग, अगर एक लाइट जलाते हैं तो कितनी रोशनी जाती है ना, और उसकी रोशनी की किरणें और कितने दूर दूर तक जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक मिसाल मैं दे दूं कि जब हमारी लाइट होती है, घर में लाइट नहीं होती, एक मोमबत्ती जला दें तो उसका असर पूरे कमरे से बाहर भी समटाइम्स जा रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही कुछ है। ना कुछ दिख रहा होता है ना। तो मोहब्बत की भी ये मिसाल है कि अगर मोहब्बत आप देंगे, मोहब्बत फैलाएंगे, तो उसकी जो किरणें हैं, उसकी जो रोशनी है ना, वो दूर दूर तक जाएगी। मगर नफरत, अंधेरा हो जाता है, फिर देखें अंधेरे में कुछ दिखता है आपको। अच्छा, मैंने हमेशा ऐसा ही है। मोहब्बतें बांटी हैं, लेकिन पलट कर मोहब्बत ही नहीं मिली। इसका ये क्या एक रीज़न शिकवा होता है और ये सोसाइटी की सच्चाई है कि भाई हमने इसके साथ मोहब्बत से, हमने इसको सलाम किया, मोहब्बत से पेश आए या अखलाक से पेश आए, बट इन रिटर्न हमें नहीं मिलता। और ये बहुत है। लाइक मैं कहती हूँ कि मुझे जो फेस करना पड़ता है वो 90% तो ये मुझे फेस करना पड़ता है कि भाई जब मैं किसी से अच्छे से बात करूँ या मोहब्बत से पेश आऊँ, चाहे छोटे हों, बड़े हों, गैर हों, अपने हों, रिश्तेदार हों, ऑफिस हो, गलत बोल दिया हटा दें। चले हटा दें इसको, ऑफिस हटा दें प्लीज। तो रिटर्न नहीं होता। काम की जगह, एग्जैक्टली काम की जगह की बात करें मैं, मोहब्बत ऑफिस में नहीं हो सकती, तो फिर वो रिटर्न नहीं आता, तो ये शिकवा रहता है। बट वो शिकवा भी ना करें, वो अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि समटाइम्स, और ज़्यादातर ना आप अपने ऊपर ना रखा करें, अल्लाह पे छोड़ दें। इससे ना आपके सर में दर्द नहीं होगा, आप एंजाइटी के शिकार नहीं होंगे, आपको ना गुस्सा नहीं आएगा, और आप जो है ना वो पॉजिटिव रहेंगे। जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि पॉजिटिव रहें, दिन का आगाज़ अच्छे से करें, बिस्मिल्लाह से करें, अल्लाह के नाम से करें और मुस्कुरा के करें। अच्छा, तो एक चीज़ और है, अगर आप किसी से बड़े प्यार से बात करते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं, शाइस्तगी से बात करते हैं, वो आपको बड़ा कमज़ोर समझने लगता है। वो समझता है कि यार ये जैसे, लेट्स सपोज ये कल के बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता, इनको जैसे चाहेंगे घुमा देंगे, लेकिन इनको ये पता नहीं होता कि ये आपकी तरबियत होती है, आपकी नस्ल का पता दे रही होती है, आपका बात करने का अंदाज, आपका उठने बैठने का अंदाज, आपको किसी प्रॉब्लम को, किसी के रवैये को टैकल करने का अंदाज। वो जो उनकी गलत फहमी होती है कि ये बड़ा कमज़ोर है या इसको नहीं पता पॉलिटिक्स का, पता हमें सब कुछ है कि हो क्या रहा है, बस हम ये राज जो है ना वो अफशा नहीं करते, या राज ये फाश नहीं करते। अच्छा? इसमें आपकी अक्लमंद, आपकी जो है ना वो अल्लाह की तरफ से भी छठी अल्लाह ने जो दी ना, सिक्स सेंसेस वगैरह, वो अल्लाह की जानिब से, इसलिए हमें वो पता चल जाता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपको कहीं ना कहीं आपके जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होते हैं ना, तो उसकी वजह से भी आपको पता चल रहा होता है। तो अगर कहीं पर भी, किसी भी ऑफिस में, स्कूल, कॉलेजेस में इस वक्त खासतौर पर जेनजी है ना, उसमें थोड़ा सा ये वाला मामला है, मसला है, ये सुन लें कि अगर कोई आपसे अच्छे से पेश आता तो इसका मतलब ये ना समझे कि उसको कुछ नहीं पता, उसको सब कुछ पता होता है। अक्सर और बेशतर आपसे ज्यादा आपके बारे में उनको पता होता है। अच्छा जी, प्रोग्राम के शुरू में अच्छी बात हम इसलिए करते हैं कि अगर करोड़ों लाखों में से किसी एक ने भी सुन लिया और उस पर अमल कर लिया, तो क्या पता उसको देखकर फिर दूसरा भी उस पर अमल करे। नहीं, तो आपकी बातें मैं सुनता हूँ, मेरी बातें मैं जब अमल करता हूँ तो कैमरामैन भी सुनते, फिर आगे जाता है, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं आपकी बातें। कौम आप पे भरोसा कर चुकी है अब ना कि फातिमा जो बात बता रही होंगी वो ऑथेंटिक है, इस पर अमल करें, फ़ायदा होगा। और ये अच्छी बातें करनी चाहिए। अच्छा जी, हम एक अगर नफ़रत की बात कर लेना भाई, तो नफ़रत के बहुत क्या बेइंतहा, जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा नुकसानात हैं। आपकी पर्सनालिटी डैमेज होती है, आपका माइंड डैमेज होता है, आप नेगेटिव बन जाते हैं, आप एंजाइटी में आ जाते हैं, आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, आपके पास आपकी फैमिली आप पर ट्रस्ट नहीं करती, आपके फ्रेंड्स आपसे दूर चले जाते हैं कि भाई ये तो हमेशा नफ़रत फैलाती है, हर कोई एक दूसरे से वो जुदा करती है या रंजिशें डालती है, ये डालते हैं। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द जेंडर्स, लाइक चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके घर में हो। और साथ साथ फिर आपका जो एक माइंड हो जाता है ना वो ज़िंदगी गुजारने का, वो बहुत बुरा हो जाता है। और फिर उस राह पर चलते चलते फिर आप कहीं तन्हा रह जाते हैं, और तन्हाई जो इतनी बुरी चीज़ है कि फिर आप अल्लाह ना करे उस पर फिर हम बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आजकल के दौर में जो हो रही हैं वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप उस अतराफ़ में, उस शेल्फ़ में, जिस तरह से अखरोट ले लें, उस शेल्फ़ होता है ना, एक अंडा होता है, उसके अंदर उसमें वो जाता है, गिर जाता है, उसको तोड़ना अपनी ज़ात से वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, आज हमारे पास खबरें वगैरह हैं कुछ या नहीं है? बहुत सारी खबरें हैं, टिप्स हैं, वेदर, क्योंकि वेदर बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, क्योंकि आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, साथ नहीं दे रहा, बट फिर भी वेदर है, लाइफस्टाइल है, फिर फेवरेट सेगमेंट है। अच्छा जी, खबरों की तरफ बिल्कुल, खबरों का आगाज़ कर लेते हैं, और इस बार आगाज़ करते हैं ज़रा गैर मुल्की खबरों से ना, क्योंकि इंटरनेशनली बड़ी डेवलपमेंट हो रही है।
फातिमा, आपको तो पता ही है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मरहलावार बहाली का तरीक़ेकार जो है वो जारी कर दिया गया, जबकि इब्तिदाई तौर पर चमन के रास्ते ट्रांजिट ट्रेड बहाल हो गई है। जो डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांजिट ट्रेड कस्टम्स हैं उनकी तरफ से ये ख़ास तौर पर तस्दीक की गई है नोटिफिकेशन के ज़रिए कि वापस आने वाली गाड़ियों की नकलो हमल की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। और एग्जैक्टली और इसी के सिलसिले में, इसी के तनाजुर में पहले मरहले में उन 9 गाड़ियों को क्लियर किया जाएगा जो फ्रेंडशिप गेट बंद होने पर वापस भेजी गई। एलामिये के मुताबिक दूसरे मरहले में NLC से वापस 74 गाड़ियों का प्रोसेस किया जाएगा। तीसरे मरहले में हॉल्टिंग यार्ड की 217 गाड़ियों को सरहद पार जाने की इजाज़त दी जाए। पाक अफगान जॉइंट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का कहना है कि ट्रांजिट ट्रेड की मरहलावार बहाली की तजवीज़ दी गई है। ताज़ा फलों के 400 ट्रक स्पिन बोल्दक में खड़े हैं। दर्जनों ट्रकों में मौजूद अनार, टमाटर और अंगूर खराब हो चुके हैं। यही हमने कल बात की थी और पाक अफगान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है अफगानिस्तान का हो रहा है कि पाकिस्तानी क्लियरिंग कंपनीज को भी रवाना रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो रवानगी के साथ एक जुर्माना देना पड़ रहा है। ये दोनों तरफ हो रहा है और इसी के साथ एक कनेक्टिंग स्टोरी के ये हुआ जो कुछ उसके साइड इफेक्ट्स बता रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। हाँ। लिसानियत के ऊपर अगर बात करें, पाकिस्तान के खिलाफ नाज़िबा ज़बान इस्तेमाल करने वाले 2 अफगानी नौजवानों ने अपने अमल पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए माफ़ी मांग ली है और कंप्यूटर इंजीनियर्स हैव अपडेटेड ऑल द सॉफ्टवेयर्स इन द सिस्टम एंड इन द मेमोरी। तो कराची के अंदर मुकीम 2 जो अफगानी नौजवानों की वीडियो वायरल हुई थी फातिमा, हाँ। जिस पर मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ था। बहुत ही गलत अल्फाज थे जिसमें वो अफगान महाजरीन के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा था। फिर क्या हुआ फातिमा? अच्छा जी, उस वीडियो में जो मौजूद लड़के थे ना, उनकी शनाख्त फरहाद के नाम से हुई है जो करियाने की दुकान में काम करता था। फरहाद की वीडियो 2 खरीदारों ने बनाकर इंटरनेट पर शेयर की थी। अच्छा जी, अक्सर ऐसा ही होता है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई अपनी ज़बान की शाइस्तगी पर जोर दें। अच्छा जी, फरहाद की वीडियो वायरल होने के बाद अब इसकी एक और नई वीडियो सामने आई है। नई वीडियो में क्या कहा है फरहाद ने, वो आपको बताएं कि उसने कहा कि उससे गलती हुई है और वो इस पर शर्मिंदा भी है, जबकि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद और सिंध पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अच्छा जी, अगर दूसरी वीडियो की बात करें ना, तो दूसरी वीडियो में एक और अफगानी नौजवान जिसका नाम मुहिबुल्लाह है, जो कि एक चाय की होटल पे काम करता है, मतलब अभी करता है, वो ज़ाहिर सी बात है। वायरल वीडियो में मुहिबुल्लाह भी पाकिस्तान को बुरा बुरा कह रहा था। तमाम अब नई वीडियो में उसका माफ़ी का बयान सामने आया है। नई वीडियो में मुहिबुल्लाह ने अपनी पुरानी वायरल वीडियो पर माफ़ी मांगते हुए शर्मिंदगी का इजहार किया। अच्छा, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया जी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखें, बड़ी एक छोटा सा पैगाम है जो उस दिन भी नहीं दे सके थे जब अफगानियों के ऊपर प्रोग्राम किया था। अफगानियों के लिए ऑपरेशन नहीं हो रहा था, वो क्लियर किया था। सवाल ये है कि आप देखें, अफगानिस्तान से यहाँ पर आए हैं, पाकिस्तान की रियासत ने आपको जगह दी है, आपको कारोबार दिया है, आपको एक ज़मीन दिया, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, तो एहतराम करें उस जगह का जहाँ पर आप बैठकर कमा रहे हैं। क्योंकि हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई ऐसे हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहलाते हैं, वो वहाँ पर भी बैठकर काम कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स होते हैं, वो तमाम चीज़ें प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे होते हैं। कभी दुनिया भर में आपने नहीं सुना होगा कि किसी पाकिस्तानी ने जाकर किसी और मुल्क के अंदर जो है वो उस मुल्क की रियासत को या उस मुल्क की हुकूमत को गालियाँ दी हों या उसके बारे में बुरी बातें की हों। और अगर ऐसा कभी होता भी है ना, तो फौरन एक इंटरनेशनल लॉ है ये कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हम ऐसी खबर पर बात करते हैं जो कि गुज़िश्ता दिनों बहुत ज़्यादा हंगामा आराई हुई, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से हों। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने TLP पर पाबंदी का फैसला खुश आइन करार दे दिया। उस्मा बुखारी ने कहा कि इंतशार फैलाने वाले माइंड सेट के लिए ये एक पैगाम है। ये मजहबी और सियासी जमात नहीं है। मजहब का लिबादा ओढ़कर फसाद करते हैं, ये लाशों पर सियासत करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी ये एहतजाज करते हैं, सरकार इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में हम अपना केस लड़ेंगे। अच्छा जी, मजीद क्या कह रही हैं? बिल्कुल यही कि, और वो वाजे कर दिया ना उन्होंने कि हमारा केस तो बहुत मजबूत है, उनका सारा ट्रैक रिकॉर्ड पेश करेंगे। जो ये इस वक्त सियासी जमात है, उनको बैरून मुल्क से भी पैसे आ रहे थे जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जबकि उस्मा बुखारी ने यह भी कहा कि अभी तो बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बन रहे हैं। इंतशार पसंद टोले जो है उनको फाइनेंस करने वाले 45 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, एक चीज़ ये भी सामने आई कि जब साद रिजवी साहब के घर पे छापा मारा तो कुछ बताया गया कि 1 किलो करीब सोना
और उसी के जो है वो मिकदार में चांदी भी मिली है, फिर गैर मुल्की करेंसी भी मिली है, फिर कुछ प्राइस बॉन्ड्स भी मिले हैं। तो इस पर बड़ी तशवीश हुई कि वालिद साहब के पास तो ये सब कुछ चीज़ें नहीं थी, लेकिन इनके पास कैसे, उनका वजाती बयान तो आया कि चंदा इकट्ठा करना, चीज़ें करना, लेकिन घर में मौजूद होना इट्स सेल्फ एन अलार्मिंग सिचुएशन। लेकिन बहरहाल अदालतें हैं, कानून मौजूद है, सारी चीज़ें होंगी, वाज़ेह हो जाएगा, वाज़ेह हो जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अरकान सिंध असेंबली की बात कर लेते हैं जिनकी तनख्वाहों में इजाफे का नफाज हो गया। वैसे हमारी सैलरी कब बढ़ती है या बढ़ेगी? आई विश कि आप भी सिंध हुकूमत का हिस्सा बने। अच्छा जी, सिंध असेंबली आपको मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बना देंगे, मौसम की खबर अच्छी देती है। सिंध असेंबली अरकान को 3,60,000 रुपये माहाना तनख्वाह वाला जो अलाउंसेस है ना, तनख्वाह अलाउंसेस भी मिलेंगे, क्योंकि और ये निफाज भी कर दिया गया। अच्छा जी, अरकान सिंध असेंबली की पे स्लिप में तनख्वाह अलाउंसेस का नया स्लेब जो है वो शामिल कर दिया। अच्छा जी, कितनी तनख्वाह शामिल की गई ये मैं चाहूंगी कि आप बताएं। 3,60,000 रुपए का माहाना ये जो शामिल किया गया, इसमें सिंध असेंबली ने 9 अगस्त को तनख्वाहों में इजाफे का कानून मंजूर किया था। जबकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिल पे पत्थर रखकर आपको बता रहे हैं ये खबर, और मेरे भी दिल पे मैंने पत्थर रखी है, क्योंकि 27 अगस्त को सिंध असेंबली कमेटी ने अरकान की तनख्वाह अलाउंसेस में इजाफे की सिफारिश की थी। जबकि सिंध असेंबली बहुत अच्छी है, उसने नई तनख्वाह का इतलाक जुलाई से जो है वो कहना शुरू कर दिया कि जुलाई से होगा। अरकान जो है सिंध असेंबली के, उनको तनख्वाहों में इजाफे के साथ 3 माह की इजाफी रकम भी मिलेगी। सिंध असेंबली ने रवा माह अरकान की तनख्वाह में इजाफे की तफसीलात भी नोटिफाई कर दी हैं। 3 महीने की तनख्वाह अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? मैं क्या करूँ? मैं शादी करूँगा। अरकान सिंध असेंबली की अगर बात करें तो उनके वालिदैन, उनके अहले खाना, बच्चों के इलाज के अखराजात सरकारी खजाने से वापस मिलेंगे, और अरकान सिंध असेंबली के इंतकाल की सूरत में अहले खाना को 50 लाख रुपए भी मिलेंगे। चलें जी, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब नहीं सहा जा रहा है। बड़े आगे पे बड़े अपने तमाम सिंध के जो इस वक्त मेंबर्स हैं ना सिंध असेंबली के, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है जी, आपकी तो निकल पड़ी ना। चले जी, अच्छा इंपॉर्टेंट खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और OIC और अरब लीग समेत 17 ममालिक और तंजीमों ने मगरबी किनार पर कब्जे की गैर कानूनी बिल की इसराइली आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज कैंसिड, क्या है ये? अच्छा, जो उनका वो है जो उनकी पार्लियामेंट में जो मंजूरी हुई है, उसकी शदीद मजम्मत की। इस हवाले से जारी होने वाले मुश्तरका बयान में कहा गया है कि ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की सरी खिलाफ वर्जी है, जिसमें 1967 से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों मशरिक़ी बैतुल मक़दस की आबादी की साख्त, किरदार और कानूनी हैसियत को तब्दील करने के लिए इसराइली इक़दामात की मजम्मत की गई है। बिल्कुल सही कहा गया। आप जो आपने खबर पढ़ी है, क्योंकि बयान में ये भी कहा गया फातिमा कि आलमी अदालत इंसाफ, जो अदालत इंसाफ है, तो उसने फ़लस्तीन सरजमीन पर इसराइली कब्जे, आबादकारी और इंजमाम के इक़दाम के गैर कानूनी होने की तौसीक, तस्दीक, कॉन्फर्मेशन, तमाम चीज़ें कर दी हैं। जबकि इसराइल को मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमीन पर कोई खुद मुख्तारी हासिल नहीं है। देयर इज़ नो सुवरेनिटी फॉर इसराइल ऑन पैलेस्टीनियन लैंड, ये क्लियर हो चुका है यूएन की तरफ से। जबकि इस्लामी ममालिक के मुश्तरका बयान पर यह ख़ास तौर पर आलमी अदालत इंसाफ के गज़ा में इमदाद के हवाले से इसराइली ज़िम्मेदारी पर भी दी गई जो राय का खैर मकदम किया गया। जबकि इसराइल को एक तरफा और गैर कानूनी इक़दाम जारी रखने से बाज रहने और आलमी बरादरी से उसकी इखलाकी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने का भी मुतालबा कर दिया। अच्छा जी, बयान में मज़ीद कहा गया है कि 1967 की सरहदों के मुताबिक एक आज़ाद व खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो के क़याम की राह हमवार की जाए। यह ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। जी चले, ये हम बात कर लेते हैं अब कुछ डिफरेंट टॉपिक्स, क्योंकि टाइम कम है, हमने बहुत इंपॉर्टेंट खबरें शामिल करनी है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से शाम की पॉलिसी की सियासी मुंतकली की मदद के लिए पाबंदियां नरम करने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल नुमाइंदा उस्मान जदून ने 15 रुकनी कौंसिल से खिताब करते हुए कहा कि 14 साल तबाह कुन खाना जंगी के बाद मुल्क में अमन इस्तेहकाम की राह हमवार हो सके, हम इक़्तिसादी बहाली, तामीर नौ और दोबारा इंज़माम को काबिल बनाने के लिए शाम पर पाबंदियों में नरमी की अहमियत पर जोर देते हैं। उस्मान जदून ने इस बात पर भी जोर दिया कि शाम की हुक्मरानी में बेहतरी लाई जाए ताकि इन अहदाफ के उसूल के लिए ठोस नताइज सामने आए।
बिल्कुल ऐसे ही एक पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि हाल ही में शाम की जो पीपल्स असम्बली है उसके इंतखाबात का इनेकाद मुल्क में सियासी अमल के फ़रोग और रियासती इदारों की बहाली की जानिब एक मस्बत कदम है, जबकि मुस्तकिल नुमाइंदे ने इस बात की उम्मीद जाहिर की है कि वो इलाके जहाँ सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इंतखाबात जो है वो ताख़ीर का शिकार हुए हैं वहाँ जल्द इंतखाबात कराने के काबिल हो जाएंगे ताकि पूरे मुल्क में जामी सियासी शमूलियत भी मुमकिन हो सके। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ हम वेदर अपडेट दे देते हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि वेदर कैसा हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या तब्दीली आ रही है वो बताना। आने वाले दिनों में मुल्क में स्मॉग की सतह में इजाफा मुतवक्के है। महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क भर में स्मॉग के बारे में अहम पेश गोई कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक खुश्क मौसमियाती सूरत हाल स्मॉग के लिए साजगार है। स्मॉग की मोटी तह मशरकी पंजाब के इलाकों पर छाए रहने का इम्कान है। तो अभी तशवीश की बात है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्मॉग होगी तो बीमारियाँ फैलेंगी, उसके बाद फिर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होगी और पंजाब में हद निगाह कम हो जाती है, एक्सीडेंट्स होने लग जाते हैं। अच्छा जी, कुछ और खबर जो है बिल्कुल जो बड़े शहरों में तशवीशनाक हद तक स्मोक में इजाफा हो सकता है ये भी बताया है। रिपोर्ट के अंदर ये वाज़ेह तौर पर बताया कि सनती आलूदगी, गाड़ियों का धुआं स्मोक का बाइस बनता है। ये आपको हर साल बताते हैं हम कि स्मोक से सांस की बीमारियों में इजाफे का इम्कान भी होता है, जबकि जो महकमा मौसमियात है उसने कहा कि बच्चे, बूढ़े और बीमार अफराद स्मोक से ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं तो और आलूदा फ़ज़ा से हद निगाह मुतासिर होने और हादसा में इजाफे का भी इम्कान होता है, जो कि फातिमा आपने बता दिया। और स्मोक का भी हल कुछ नहीं निकला, यही कहा है कि बस जो इंडस्ट्रियल जोन है ना, उन जोन्स के अंदर जो भी फजला है या जो चीज़ें जलाई जाती हैं उनको रोका जाए बस। अच्छा कि प्लांटेशन भी बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जब दरख्त नहीं होंगे तो फिर वो किस तरह से जो हवा में जो फ़िज़ा में आलूदगी है उसको कैसे अपने अंदर जज्ब करके ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे। तो बहुत ज़रूरी है पूरे मुल्क में प्लांटेशन हो। इंटरनेशनली सतह पर फिर से हम आ जाते हैं और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात कर लेते हैं, जिन्होंने वेनेज़ुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। वाइट हाउस में तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि वो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियादों पर वेनेज़ुएला से खुश नहीं है। अच्छा जी, बात ये होती थी कि रूस और जो वेनेज़ुएला है उसके दरमियान एक कशीदगी जो रही है हमने देखा भी गुज़िश्ता दिन। उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि भाई जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जो मनशियात स्मगलर्स हैं ना उनके खिलाफ ऐलान जंग की ज़रूरत भी नहीं है। जो लोग अमेरिका मनशियात ला रहे हैं ना हम उन्हें मार डालेंगे। मतलब उन्होंने क्लियर ये बात कह दी है और ये कह रहे हैं मुझे जंग की जरूरत नहीं, ऐलान नहीं करूंगा, मैं मार डालूंगा। अच्छा, अमेरिकी सदर ऑब्वियसली खबरों में रहते हैं अपने स्टेटमेंट्स की वजह से। वो समंदर के रास्ते ये भी बताया कि समंदर के रास्ते अमेरिका में मंशियात का दाखिला रोकने के लिए वी हैव टेकन सम मेजर स्टेप्स, लेकिन ताहम उन्होंने वेनेजुएला के जो करीब B-1 बमबार तैयारों से मुतालिक रिपोर्ट्स को गलत करार दिया है, सरीहन गलत करार दिया है। सदर ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया कि कोलंबिया मंशियात का गढ़ बन चुका है और मैक्सिको को ड्रग कार्टेल चला रहे हैं। अमरीकी सदर ने यह इल्ज़ाम लगाया कि चीन जो है वो उसकी स्मगलिंग में जो है वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है और ये जो है वो बड़ा एक संगीन इल्ज़ाम है, इसको प्रूफ होना पड़ेगा वरना चीन इसके ऊपर जा सकता है अदालत में इंटरनेशनल। जबकि चीनी सदर के साथ मुलाकात के नताइज मस्बत होंगे, ये उन्होंने कहा है कि ठीक है, एक तरफ उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर रखा कि मिलूंगा मैं चीनी सदर से, बट उन्होंने एक बात कह दी कि भाई ये सारा दारोमदार ये चाइना के ऊपर है। हाँ, और साथ साथ वो मुख्तलिफ ममालिक से जैसे रूस हो गया, फिर इंडिया हो गया और चीन की बात बड़ी बात है कि किसी मुल्क का सदर ड्रग कार्टेल पे भी बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली और फिर वो कह रहे हैं कि भाई अब मैं जंग का ऐलान वैलान नहीं करता, अब मैं डायरेक्ट उनको मारूंगा। अच्छा जी, अब खेल के मैदान से आपको खबर शामिल कर लेते हैं और खेल के मैदान से इम्पॉर्टेंट खबर है उन फैंस के लिए जो कि मुल्तान सुल्तान्स के फैंस हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लीगल नोटिस फाड़ दिया। अली तरीन ने सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि PSL मैनेजमेंट ने उन्हें एक लीगल नोटिस भेजा और इस लीगल नोटिस में तनकीदी बयानात वापस लेने और माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया। फ्रेंचाइज मुआहदा ख़त्म करने और ब्लैक लिस्ट करने की धमकी भी दी गई है। भाई बिल्कुल, और ये अली तरीन जहांगीर तरीन जो कि साबिक PTI रहनुमा हैं, ये उनके बेटे हैं और फिर उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली और अब अली तरीन जो कि काफ़ी अरसे से मुल्तान सुल्तान के ही जो है वो रूए रवा हैं, अच्छे से लेकर चल रहे थे। अब अली तरीन ने कहा है कि वो लीगल नोटिस में
दी गई धमकियों पर खामोश नहीं रहेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं धमकियों से चुप हो जाऊंगा तो ये आपकी गलतफहमी है। वीडियो पैगाम में कह दिया उन्होंने कि पीएसएल से मोहब्बत है और ये लीग पूरे पाकिस्तान की है। मसाइल के हल के लिए बहुत अच्छी बात की कि बैठने के लिए तैयार हूं मैं, कि अगर इफ यू वांट टू टॉक अबाउट दिस मैटर सो आई एम गोना सिट ऑन द चेयर, और वो राउंड टेबल जो मीटिंग होती है उसके लिए वो तैयार है। लेकिन आज तक उन्होंने कहा कि राब्ता नहीं किया गया, मेरे मसाइल जानने के लिए किसी ने एक कॉल या ईमेल तक नहीं किया। उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो वीडियो का आखिरी का हिस्सा भी जरा चलाइएगा, आप जरा इसको फास्ट फॉरवर्ड करके इस वीडियो को, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने बड़ा एक अंदाज अपनाया और वो पूरा नोटिस उन्होंने दिखा के उसको फाड़ दिया है। और फिर समटाइम्स उन्होंने ना इस पर कोई लीगल एक्शन हो सकता है? जाहिर सी बात है, एक नोटिस आ गया पीएसएल की और जानिब दुनिया से को दिखा कर नोटिस फाड़ा है। और फिर वो ज़ुमाइने अंदाज में उन्होंने माफ़ी भी मांगी। अच्छा, उन्होंने कहा कि पीएसएल मैनेजमेंट में काबिल लोगों की शमूलियत का मुतालबा करने पर माफ़ी मांगता हूँ, ड्राफ्ट ट्रेनिंग की सहूलियात और इफ्तिताही तकरीब पर तनकीद पर भी माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा जी, ये अक्सर हमने ये देखा है कि भाई होती है ये चीज़ें, मगर इस तरह से ड्राफ्ट को फाड़ना वीडियो के ज़रिए और फिर ये क्लैरिफिकेशन देना, अब ये मामला कहाँ जाता है? एक साहब थे जिन्होंने कंटेनर पर चढ़ के पाकिस्तान की जो बिजली का या गैस का जो इदारों के बिल होते हैं वो फाड़े थे, आपको याद होगा। जी जी। और एक ये उन्हीं की शाख है, उन्होंने भी ये ड्राफ्ट फाड़ा है जी। अच्छा जी, पीसीबी ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पीएसएल की शोहरत को नुकसान पहुंचाने की मुहिम चलाने पर फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स को नोटिस जारी कर दिया। अब ये देखना है कि क्या होगा, किस तरह से होगा, क्या इनसे ये फ्रेंचाइज ले ली जाएगी और मुल्तान सुल्तान, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं ना कि पीएसएल में मजीद दो से ज़्यादा टीमें शामिल हो सकती हैं। तो भाई अब लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। बाबर आजम आपको कैसा लगता है? इज अ गुड क्रिकेटर, बट अभी उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। चलो उन पे बात कर लेते हैं। बाबर आजम के फैंस के लिए खबर लेकर आ चुके हैं। पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के हेड कोच अजहर महमूद ने बाबर आजम को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मशवरा दे दिया है। हेड कोच अजहर महमूद ने कहा कि बाबर आजम का फर्स्ट क्लास का तजुर्बा कम है और उन्हें मशवरा दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट के दबाव से हम आहंग होने के लिए मजीद डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। जबकि अजहर महमूद ने कहा कि आप हमारे खिलाड़ियों को देखें, जैसे बाबर आजम या अब्दुल्ला शफीक, दोनों ने ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली। अच्छा, ज़रूरी ये भी है कि वो खेलें, क्योंकि जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो परफॉर्म अच्छा नहीं है। अभी जब साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान का जो गुज़िश्ता रोज़ एक लास्ट सेशन जिसमें साउथ अफ्रीका जीत गया, उसमें भी उनकी कारकर्दगी जो हमारे लड़के का कमबैक नहीं हो पा रहा है, बस वो करें, अच्छी बात है। अच्छा, अब्दुल्ला ने चंद मैचेस खेले हैं, ये जाहिर सी बात है उस खबर को जोड़ते हैं और बता रहे हैं। और बाबर ने भी ज़्यादा फर्स्ट क्लास या टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। अच्छा, मजीद वो क्या कहते हैं, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो आप सीखते हैं कि प्रेशर को कैसे संभालना है। फिर जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं। अगर आप नाकाम भी हो जाएं तो आपको मालूम होता है कि वापसी कैसे करनी है। मेरे ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट ही बेहतरीन हल है। अजहर महमूद ने ये तमाम टिप्स दिए हैं बाबर आजम को और मजीद कहा कि पाकिस्तान को स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी बैटिंग करना सीखना होगी, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैटर्स बैटिंग करना भूल गए हमारे। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी स्पिनर्स जो के लिए साजगार पिचेस बनानी पड़ेंगी और इंटरनेशनल क्रिकेट में दिमागी तौर पर मजबूत होना चाहिए। जी, अच्छी एग्जांपल थी और ये अच्छी जो है वो सजेशन थी अजहर महमूद साहब की। बाबर, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस सजेशन कि ये हो सकता है। मौसम पे चले, अब मौसम जरा कुछ बदल गया है, बहुत बदल गया है, जिसके असरात देख रहे हैं हमें। अच्छा, दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है, लेकिन लाहौर आज सुबह भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। दिल्ली की वजह से। दिल्ली में जो दिवाली के पटाखे फटे थे उसका जो धुआं था वो अभी तक यहाँ पर है। अच्छा, चले इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगी। दूसरे पर कुवैत सिटी, तीसरे पर नई दिल्ली, जबकि कराची चौथे नंबर, क्योंकि हमने बताया था कि छठे नंबर पर था कुछ 2 दिन पहले, पर आ गया। अब चौथे पर आ गया। अब मजीद आलूदा तरीन शहर बन रहा है। अच्छा, अभी थैंक यू सिंध हुकूमत। गुज़िश्ता साल भी हम कराची और लाहौर फर्स्ट सेकंड और नई दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर इस तरह से नंबरिंग रही। दुनिया के कई बड़े शहरों में आलूदगी की सतह एक खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट में बताया गया कि फ़ज़ाई आलूदगी की बढ़ती हुई सतह में सनती सरगर्मियां, गाड़ियों का धुआं, तामीराती काम और खुश मौसमी हालात अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है भाई, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने कुछ आने वाले दिनों के अंदर मुल्क भर में स्मोक की सतह में इजाफे से मुतालिक अहम पेशगोई की है और ये जारी कर दी है। जबकि डिपार्टमेंट ने इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है, इस जो रिपोर्ट है कि खुश्क मौसमी हालात और कम हवा के दबाव के बाइस फ़ज़ा में आलूदगी के ज़र्रात
के बिखरने का भी अमल मुतासिर हो रहा है, जबकि जो स्मोक में इजाफे का सबब बन सकता है ये बता दिया। रिपोर्ट में खास तौर पर कहा गया कि मशरकी पंजाब के इलाकों पर स्मोक की मोटी तह जो है वो छाई रहने का भी इम्कान है। अच्छा जी, बड़े शहरों की बात करें तो तशवीशनाक हद तक स्मोक बढ़ने का वहाँ भी खदशा जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात कह रही है कि सनअती आलूदगी, गाड़ियों के धुएं और खुश्क मौसम का इम्तजाज स्मोक के फैलाव में अहम किरदार अदा कर रहा है। स्मोक के बायस सांस की बीमारियों और दमे के केसेस में जो है वो उसमें इजाफे का इम्कान है। बयान में कहा गया है कि बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद स्मोक के असरात से ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं, जबकि आलूदा फ़ज़ा से हद निगाह में कमी और ट्रैफिक हादसात के खदशात में इजाफे का भी इम्कान है। अच्छा जी, इसी के साथ कनेक्ट कर लें, कोई टिप भी दे दें आज आप, क्योंकि बहुत जरूरी है वेदर के साथ टिप भी हो तो सेहतमंद। बल्कि जो आप अप्लाई कर रही हैं अपने गले के लिए, हाँ, फ्लू, गला खराब, फीवर, बॉडी पेन, ये सब इस वेदर में शुरू हो जाते हैं। वायरल, दिस इज वायरल। ठीक है। अच्छा, सेहतमंद जिंदगी की बुनियाद हमारी रोजमर्रा की खुराक होती है। जो ग़िज़ाएं हम खाते हैं वो ना सिर्फ हमारे जिस्म को तवानाई देती है बल्कि बीमारियों से लड़ने की ताकत भी फराहम करती हैं, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको कोई भी वायरल अटैक कर लेगा। आज के दौर में जहां फास्ट फूड और जंक फूड की बढ़ती हुई मकबूलियत ने हमारी सेहत को चैलेंज किया है, सेहत बख्श और मुतवाज़िन खुराक की अहमियत पहले से कई ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, थोड़ा सा आप बता बिल्कुल यही है कि विटामिन्स की बात करें, मादनियात है, प्रोटीन है, फाइबर है, इनसे भरपूर जो ग़िज़ाएं हैं ना आपने वो लेनी है, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को बढ़ा देते हैं, दिमाग को तेज करते हैं, बीमारियों से महफूज रखते हैं, हमारी रोजमर्रा की जो लाइफ स्टाइल है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर और वेलनेस ऑफ केयर की तरफ लेके जाते हैं। एक बैलेंस्ड जो आपकी डाइट होती है ना, सबसे ज़्यादा याद रखिए कि दिल की बीमारियों को, ज़ियाबतीस के पेशेंट्स को, मोटापे को, जो ओबेसिटी में आ जाते हैं, दीगर कई पेचीदा अमराज से भी बचा लेती हैं, और ये एक बड़ा बेहतरीन जरिया है अगर आप इस तरह की डाइट रखते हैं। इसके अलावा सेहत बख्श खुराक हमारी जल्द, बालों को, नाखूनों को, मजबूती तंदुरुस्ती को, इन सबको भी टेक केयर करते हैं, हमें अंदर से जवान और खुशनुमा भी बनाते हैं। लिहाजा अपनी जो रोज़मर्रा की डाइट है उसमें जैसे आप हमेशा बताती हैं कि मौसमी फल तो ज़रूर खाएं, सब्जियां जो ग्रीन वेजेस हैं जिसके ऊपर हमने बात की थी कि प्राइस बढ़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी इस्तात के हिसाब से खाएं, दालें ले लें, खुश्क मेवा जात हैं, ताज़ा गोश्त है, ये चीज़ें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं रादर देन हैविंग अ हैबिट ऑफ जंक फूड और दीज थिंग्स, इनको अवॉइड करें। अच्छा जी, क्योंकि सेहतमंद जिस्म ही खुशहाल ज़िंदगी की शर्त है, तो भाई ये तमाम तर चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अच्छा जी, आपका पैकेज हम देखेंगे, मगर उससे पहले जो मैं हमेशा सवाल करती हूँ, कहाँ लेके जा रहे हैं और किस किस के साथ हमें जाना चाहिए? भाई आप अपने अजीज़ व अकारिब के साथ जा सकते हैं, आप अपने शरीक हयात के साथ जा सकते हैं, आप अपने जो है वो बेटर हाफ के साथ जा सकते हैं, आप अपने बहन भाइयों के साथ जा सकते हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की कसम आप उनके साथ जा सकते हैं। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये जेन ज़ी के लिए पैकेज बना था, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन टू प्रमोट दिस सेगमेंट, क्योंकि मैंने आपको भेजा कि अब सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ टूरिज्म पेजेस बने हुए हैं, खासतौर पर फेसबुक के ऊपर, जब वैली हो गई, हज़ारा वैली हो गई, ये तमाम वैलीज, तो समबडी टैग्ड मी ऑन फेसबुक कि ये आपके पैकेजेस जो हैं वहाँ पर वो मिलियंस के अंदर, और वो पैकेजेस जो हैं वो वहाँ पर अपलोड हो रहे हैं बाकायदा तौर पर, और हम जिस जगह का डालते हैं तो वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो उसको उठाकर वो वहाँ पर शेयर कर रहे हैं, उस पर अपलोडिंग हो रही है। सो थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोग इतनी पजीराई देते हैं। आप लोग अगर ये ना देखें तो हमारी मेहनत शायद वो बेसुध साबित हो जाए। बहरहाल मंठोका जो है ये वाटरफॉल शुमाली पाकिस्तान की वादियों में, जहां आसमान जमीन से बगलगीर होता है ना, बर्फ पोश चोटियों के दामन में एक जादुई मंजर भी बसा हुआ है। चलें पैकेज ही देख लेते हैं। हाँ, I want to go there. Let's watch this package. शिमाली पाकिस्तान की वादियों में जहां आसमान जमीन से बगलगीर होता है, बर्फ पोश चोटियों के दामन में एक जादुई मंजर बसा हुआ है, मंठोका वाटरफॉल। ये वो मकाम है जहां फितरत अपनी पूरी रानाइयों के साथ जलवागर है, जहां पानी के बहाव की मौसीकी, पहाड़ों की खामोशी और फजा की शफाफियत मिलकर एक ऐसा दिलकश समा बांध देती है कि देखने वाला
या लम्हा भर को दुनिया को भूलकर फितरत की खूबसूरती में गुम हो जाता है। मंठोका वाटरफॉल जिला खरमग बल्तिस्तान में वाक़ है और गिलगित बल्तिस्तान के सबसे हसीन कुदरती मकामात में शुमार होती है। तकरीबन 180 फीट की बुलंदी से गिरता हुआ ये शफाफ पानी सूरज की रोशनियों में मोतियों की तरह चमकता है और इसके इर्द गिर्द फैले सब्जाजार बर्फ से ढकी चोटियों और नीले आसमान के साथ ऐसा मंजर पेश करते हैं गोया कुदरत ने अपनी शाहकार तस्वीर यही मुकम्मल की हो। ये मकाम स्कर्दू शहर से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर के फासले पर खरमग वादी के एक दिलकश गांव मंठोका के करीब वाक़ है। ये आबशार ग्लेशियर के पिघलने वाले पानी से वजूद में आती है, जिसकी ठंडक दिल को छू लेती है। फजा में ताजगी, हवा में खुनकी और पानी की सरगोशी एक ऐसा एहसास पैदा करती है जो रूह को मुसरत से भर देती है। यहाँ के करीब ट्राउट मछली की फार्मिंग भी की जाती है और छोटे रेस्टोरेंट में ताज़ा मछली पकाई जाती है, जो मकामी जायके की एक यादगार मिसाल है। स्कर्दू से मंठोका तक सफर बजरिया करगिल स्कर्दू रोड किया जाता है। हसीन आबाद, थोरगो, घासंग और पारकोटा जैसे खूबसूरत देहात इस रास्ते की रौनक है। गांव से आबशार तक पहुंचने के लिए कभी पैदल सफर करना पड़ता है, मगर हर कदम के साथ मंजर ऐसा बदलता है कि थकन खुद ब खुद मिट जाती है। सफर करने वालों के लिए बेहतर है कि वो आरामदेह जूते पहने, पानी की बोतल, धूप से बचाव की क्रीम, टोपी और कैमरा जरूर साथ रखें। मकामी रहनुमाओं की मदद लेना भी मुफीद रहता है, क्योंकि वो रास्ते और इलाके से बखूबी वाकिफ होते हैं। गर्मियों का मौसम यहाँ की सैर के लिए बेहतरीन है, जब पानी का बहाव तेज और फजा खुशगवार होती है। सर्दियों में जब दर्जा हरारत -15 डिग्री तक गिर जाता है, तो यही आबशार बर्फ के नीले क्रिस्टल में बदल जाती है, जैसे किसी मुसव्विर ने वक्त को जमा कर अपनी तख्लीक को अमर कर दिया हो। कहते हैं जब धूप के नर्म जाविये पानी के कतरों पर पड़ते हैं तो एक दिलकश कौसे क़ज़ा बनती है, जो इस मंजर को ख्वाबों जैसा बना देती है। मंठोका वाटरफॉल सिर्फ एक सयाहती मकाम नहीं, बल्कि ये रूह को सुकून देने वाली वो पनागाह है जहाँ इंसान खुद को फितरत के करीब तरीन महसूस करता है। यकीनन ये जगह गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती हुस्न की एक ऐसी झलक है जो दिलो निगाह पर हमेशा के लिए नक्श हो जाती है। एक ऐसा मंजर जिसे देखकर इंसान बेइख्तियार कह उठता है, ये जमीन वाकई जन्नत का टुकड़ा और कुदरत की बेमिसाल सनाई है। ट्राउट मछली तो बनती है, फिर खाने जाना पड़ेगा वहाँ पर। बिल्कुल लेके जाएंगे आपको, इंशाल्लाह पूरी टीम को लेके जाएंगे ना वहाँ पे मंठोका वाटरफॉल की कब लेके जाएंगे, ये समझ से बाहर आता है। रोज कैसे आप लेके जाएंगे? पास हो जाए चलेंगे। अच्छा जी, जब मैं निकलती हूँ ना बिलाल, तो आए बाएं दाएं शाएं पता नहीं क्या क्या कहाँ से लोग आते हैं और इतनी डिस्टर्बेंस होती है और फिर मुश्किल होती है, गुस्सा आता है। समटाइम्स तो ऐसे अल्फाज भी निकल जाते हैं जो कि मुनासिब नहीं होते हैं। शीशा नीचे करके देती हैं या अपनी गाड़ी में बैठे बैठे दोनों काम होता है। उन तक नहीं पहुंचती आवाज? पहुंच भी जाती है। मैं समझ गया आप किसकी बात करिए। आप ये ट्रैफिक कवानीन की जो खिलाफ वर्जी हो रही होती है उससे बड़ी परेशान होंगी। ओवरटेकिंग हो रही होती है, मोटरसाइकिल की लेन अलग है लेकिन वो फास्ट लेन में चला रहे होते हैं। अच्छा, इन सबको पकड़ने रगड़ने के लिए जो लोग होते हैं वो हेल्प आउट करते हैं, यानी कि ट्रैफिक पुलिस हेल्प है। नजरें झुक गई हैं, सर झुक गया है, सर दोबारा से उठेगा एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक काबिल शख्सियत मौजूद होंगी जिनका काम ही यही है, पकड़ धकड़ करना और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करवाना। स्टे विद अस।